नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुस्से से आग बबूला हुए राहुल गांधी बोले सरकार छिपा रही है सही आंकड़े। नई दिल्ली में भगदड़ के बाद कांग्रेस ने लगाया ये बड़ा आरोप। खबर में आगे जिक्र होगा कि रेल मंत्री से मांगा जा रहा है इस्तीफा। बेहतर इंतजामों से भगदड़ को रोका जा सकता था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विपक्ष ने कुप्रबंधन लापरवाही का लगाया आरोप। खबर में आगे जिक्र होगा कि महाराष्ट्र और दिल्ली में भाजपा ने फर्जी तरीके से जीत हासिल की है, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं चलेगा। ममता बनर्जी ने दी बीजेपी को चेतावनी। खबर में आगे जिक्र होगा कि अरविंद केजरीवाल से मुलाकात पर संजय राउत का बयान, बोले इंडिया गठबंधन अब ज्यादा एकजुट होगा। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि जाति जनगणना पर आरटीआई से बड़ा खुलासा। बिहार सरकार के पास ये रिपोर्ट ही नहीं, आरजेडी ने उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि रेलवे में जिस प्रकार से तमाम दुर्घटनाएं हो रही हैं उसके बाद मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखेगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सरकार छिपा रही है सही आंकड़े। नई दिल्ली में भगदड़ के बाद कांग्रेस का आरोप, राहुल गांधी जबरदस्त गुस्से में। जी हां दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि भगदड़ में हुई मौत को लेकर सच्चाई छिपाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की संवेदनहीनता और रेलवे की लापरवाही एक बार फिर से सामने आ गई है। बता दें कि शनिवार देर रात स्टेशन पर हुई भगदड़ से कम 18 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है, जिनमें से 3 बच्चे भी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी सरकार मौतों के बारे में सच्चाई छिपाने का प्रयास कर रही है और ये बेहद शर्मनाक एवं निंदनीय है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए स्टेशन पर बेहतर व्यवस्था की जानी चाहिए थी। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह घटना एक बार फिर रेलवे की विफलता और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए स्टेशन पर बेहतर व्यवस्था की जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कुप्रबंधन और लापरवाही के कारण किसी को जान ना गंवानी पड़े। गांधी ने कहा कि भगदड़ में कई लोगों के जान गंवाने और घायल होने की खबर बेहद दुखद एवं परेशान करने वाली है। उन्होंने कहा कि मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। वहीं खड़गे ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि भगदड़ में कई लोगों के मरने की खबर बेहद दुखद है और सामने आए वीडियो बेहद हृदय विदारक है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बेहतर इंतजामों से भगदड़ को रोका जा सकता था। विपक्ष ने कुप्रबंधन और लापरवाही का लगाया आरोप और साथ ही साथ रेल मंत्री से इस्तीफा मांग लिया। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की जान गई, जबकि कई लोग घायल हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस भगदड़ को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष ने एनडीए के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए पूछा है कि भीड़ प्रबंधन के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई और अधिक ट्रेन क्यों नहीं चलाई गई। कांग्रेस ने कुप्रबंधन और लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बेहतर इंतजामों से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ को रोका जा सकता था। इसके साथ ही केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा भी मांगा गया। लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में कई लोगों की मौत और कई के घायल होने की खबर बेहद दुखद और परेशान करने वाली है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र और दिल्ली में भाजपा ने फर्जी तरीके से जीत हासिल की, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं चलेगा। ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरा। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि भाजपा के कहने पर राज्य में फर्जी तरीके से मतदाता सूची में बिहार के लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और दिल्ली में भाजपा ने इसी तरह जीत हासिल की, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं चलेगा। दरअसल इसी को लेकर मनोज झा ने यह बयान दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव आयोग पर इससे पहले भी कई तरह के गंभीर आरोप लग चुके हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में भी इस तरह की शिकायतें आई हैं। आरजेडी नेता ने सवालिया लहजे में कहा कि इस तरह से जिस तरह की शिकायतें आ रही हैं उसे दूर करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव आयोग का काम केवल शेर व शायरी करना नहीं है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के संदर्भ में मनोज झा ने कहा कि वहां लंबे समय से दंगे हो रहे हैं। समुदायों के बीच में खाई इस तरह से पैदा हो चुकी है कि उसे पाटना चुनौतीपूर्ण हो चुका है। हमने कई बार इस मुद्दे पर केंद्र का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन केंद्र की तरफ से इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। आज वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात पर संजय राउत
बोले कि इंडिया गठबंधन अब ज़्यादा एकजुट होगा। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना के नेता संजय राउत ने रविवार को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात पर बयान दिया। संजय राउत ने कहा कि हम आदित्य ठाकरे के साथ अरविंद केजरीवाल से मिलने गए थे और ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। चुनाव जीतने के बाद सभी इन नेताओं विजेताओं से मुलाकात होती है, लेकिन एक संघर्षशील नेता हार के बाद दुखी हो तो उससे मिलकर संवेदना प्रकट करना हमारा कर्तव्य था। बातचीत के दौरान उनकी उदासी साफ झलक रही थी। केजरीवाल का कहना है कि कांग्रेस दिल्ली और हरियाणा में भाजपा को नहीं, हमें हराना चाहती थी। उन्होंने कहा कि हम हरियाणा और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते थे। हमने बातचीत भी शुरू की थी। हरियाणा की चर्चा के दौरान केजरीवाल जेल में थे, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जाति जनगणना पर आरटीआई से बड़ा खुलासा। बिहार सरकार के पास ये रिपोर्ट ही नहीं, आरजेडी ने उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जातिगत जनगणना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बन गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जहां सरकार को जातिगत जनगणना के आधार पर निशाना बना रहे हैं, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने जिलों और पंचायतों में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित न किए जाने पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। साल 2022 में बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराई थी और राज्य स्तर पर उसकी रिपोर्ट भी जारी की गई थी। सरकार ने विभिन्न आंकड़े प्रकाशित किए थे, लेकिन 3 साल बाद एक बार फिर इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक दलों ने जातिगत जनगणना को फिर से अपना मुख्य मुद्दा बना लिया है और राहुल गांधी ने बिहार की जातिगत जनगणना मॉडल पर सवाल उठाए हैं। वहीं आरजेडी ने जिला और पंचायत स्तर पर रिपोर्ट न जारी किए जाने को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। राज्य स्तर पर जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी की गई थी, लेकिन जिला और पंचायत स्तर पर रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। मुजफ्फरपुर के अमरेंद्र कुमार ने आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी, जिसके बाद सामान्य प्रशासन ने बताया कि सरकार के पास जिला और पंचायत स्तर पर जातिगत जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान कांग्रेस ने संगठन को धारदार बनाने के लिए बनाई खास रणनीति, मैदान में देगी बीजेपी को जवाब। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान कांग्रेस कमेटी ने संगठन को धारदार बनाने के लिए सभी 200 विधानसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए हैं। अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर यह लिस्ट जारी की गई है। प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में ब्लॉक कांग्रेस, नगर कांग्रेस, मंडल कांग्रेस, ग्राम पंचायत कांग्रेस और बूथ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों तथा कार्यकारिणी के कार्यों को गति देने और संगठनात्मक गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव हारने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ईवीएम पर उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव परिणाम आने के बाद पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने चुनाव प्रक्रिया में ईवीएम मशीनों के इस्तेमाल को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। दीपक बैज ने कहा कि शुरुआत में सरकार ने चुनाव बैलेट पेपर पर कराने की बात कही थी, जिसका उन्होंने स्वागत भी किया था, लेकिन बाद में अचानक सरकार ने यू टर्न लेते हुए ईवीएम से चुनाव कराना शुरू कर दिया और इससे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को लेकर कई चिंताएं पैदा हो गई हैं। दीपक बैज ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कई जगह ईवीएम मशीनें खराब होने की घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि हमने शुरुआत में बैलेट पेपर में चुनाव कराने का समर्थन किया था, क्योंकि ये तरीका अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय माना जाता है, लेकिन फिर सरकार ने अचानक अपनी नीति बदल ली और ईवीएम चुनाव कराने का निर्णय लिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पार्टी कार्यकर्ताओं पर लगाया भीतरघात का आरोप, 4 वार्डों से मिली किरारी शिकस्त। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के नगर पंचायत नगरी में हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और यहाँ के 4 वार्डों 3, 4 और 8 से पार्टी प्रत्याशियों को हार मिली है। वहीं हारे हुए उम्मीदवारों ने हार स्वीकारते हुए आम जनता का निर्णय बताया, और लेकिन उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की गुटबाजी और भीतरघात को सबसे बड़ा कारण माना है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या इंडिया गठबंधन भंग कर देना चाहिए? कौन इसके नेतृत्व के लिए सबसे मुफीद? सर्वे में मिला जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए की सीटें घटने के बाद एकजुट विपक्ष में एक अलग ही उत्साह था। विपक्षी मोदी सरकार को सत्ता से तो नहीं हटा पाया, लेकिन ये विश्वास जरूर दृढ़ हुआ कि मोदी अजय नहीं है। लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव के नतीजों ने विपक्ष के हौसले पस्त कर दिए हैं। हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बीजेपी ने बनाई। महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी की करारी हार हुई। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का भी हाल किला ढह गया है। राज्यों में एक के बाद एक हार के साथ ही इंडिया गठबंधन में खटपट भी तेज होती जा रही है। इंडिया गठबंधन के कई सहयोगी कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं और गठबंधन के भविष्य पर भी सवाल
सवाल उठा रहे हैं। क्या इंडिया गठबंधन को भंग कर देना चाहिए या जारी रहना चाहिए? इसका नेतृत्व किसके हाथ में रहना चाहिए? इन सवालों पर जनता क्या सोचती है, इसको लेकर के सर्वे हुआ और सर्वे में शामिल 65% लोगों ने कहा कि विपक्षी पार्टियों को इंडिया गठबंधन को जारी रखना चाहिए और 26% का मानना था कि इसे भंग कर देना चाहिए। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर कौन इस गठबंधन का नेतृत्व करे। सर्वे में जब ये पूछा गया कि इसका नेतृत्व किसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, तो इस मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राहुल गांधी को टक्कर देती नजर आई। सर्वे में शामिल 24% लोगों ने कहा कि गठबंधन का नेतृत्व राहुल गांधी के हाथों में रहना चाहिए, तो 14% का कहना था कि ममता बनर्जी के हाथों में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व रहना चाहिए। 9% लोगों ने अरविंद केजरीवाल, तो 6% लोगों ने अखिलेश यादव का नाम लिया। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। और करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम की रेस से बाहर हुए प्रवेश वर्मा रेस में हैं 3 नाम सबसे आगे, लेकिन दोस्तों यहां पर जबरदस्त उथल पुथल पार्टी में इस कारण से मची है क्योंकि प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया था। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद सियासत गरमाई हुई है। चुनाव के नतीजे घोषित हुए अब 1 हफ्ता से ज्यादा हो गया है। भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है, लेकिन सीएम का चेहरा अभी तक फाइनल नहीं है। लेकिन अब नई सरकार के गठन की तैयारी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे से दिल्ली लौट आए हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मोदी ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर फाइनल फैसला लेंगे। अब शपथ ग्रहण और उससे पहले सीएम के चेहरे पर जल्द फैसले का इंतजार है। माना जा रहा है कि 19 फरवरी को नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसके साथ नई सरकार का गठन भी होगा। इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि प्रवेश वर्मा का नाम मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो सकता है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक अब इस रेस में 3 नाम शामिल हैं, जिनमें नई दिल्ली सीट से नवनिर्वाचित विधायक प्रवेश वर्मा नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी दिल्ली सीएम के लिए मनजिंदर सिंह सिरसा, जितेंद्र महाजन और रेखा गुप्ता के नाम पर विचार कर रही है। इन्हीं 3 में से कोई एक दिल्ली का नया सीएम हो सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार, अब तक नाम का ऐलान न होने पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री पद को लेकर यहां पर सियासत जारी है, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक सीएम का यहां पर ऐलान नहीं किया है, तो वहीं दूसरी ओर इसी को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहा है। इस कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी भाजपा पर तंज कसा है। उनका दावा है कि बीजेपी का हर तीसरा विधायक सीएम बनने की दावेदारी ठोक रहा है। बता दें कि 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान हुआ। 27 साल के लंबे इंतजार के बाद भाजपा दिल्ली की सत्ता हासिल करने में सफल रही। पार्टी ने 70 सीटों में 22 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी जो है वो मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभरी है। देवेंद्र यादव ने यहां पर बीजेपी से सवाल किया है। देवेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री का नाम फाइनल करने और सरकार गठन के बाद बीजेपी जनता की परेशानियों को खत्म करने में क्या सफल हो पाएगी? क्या बीजेपी वायु और जल प्रदूषण, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार और सड़कों की बदहाली स्थिति, पीने के पानी, सीवर सिस्टम, यमुना की सफाई, कूड़े के पहाड़ों से निजात दिलाने जैसी समस्याओं का समाधान कर पाएगी? तो दोस्तों यहाँ पर अभी सरकार भी नहीं बना पाई है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर सरकार बनाने से पहले ही तमाम सवाल भारतीय जनता पार्टी के पास में दाग दिए हैं। आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में हर जिले में कांग्रेस निकालेगी न्याय यात्रा, गाजियाबाद से होगी शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, ये वैसी ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा है जिसने कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनवाई थी और अब किसानों का मुद्दा लेकर उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से इसी प्रकार की यात्रा को कांग्रेस शुरू करने वाली है। आपको बता दें कि कांग्रेस किसानों के मुद्दे उठाकर उनके बीच अपनी पैठ मिलाने का प्रयास कर रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने इसके लिए हर जिले में किसान मजदूर सम्मान व न्याय यात्रा निकालने की योजना बना ली है। पहले ये यात्रा 18 जनवरी से प्रस्तावित थी, जिसे महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए स्थगित कर दिया गया था। अब पार्टी 20 फरवरी को गाजियाबाद के मंडोला चौक से यात्रा की शुरुआत करेगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत अन्य नेता मौजूद रहेंगे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिलेश शुक्ला ने उनके अनुसार यात्रा के दौरान सभी जिलों में 300 किसान न्याय योद्धा बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। यात्रा के माध्यम से हर जिले में स्थानीय किसानों को जुटाकर एमएसपी की कानूनी गारंटी, किसानों की कर्ज माफी, सीलिंग से बची भूमि का न्यायपूर्ण वितरण और खाद बीज व उर्वरकों की सब्सिडी, सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति, निराश्रित पशुओं से फसल को बचाने व किसानों के अन्य क्षेत्रीय मुद्दों को उठाया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विधान
विधानसभा सत्र के बीच महाकुंभ में स्नान करेंगे कांग्रेस नेता, प्रयागराज तक पार्टी करेगी शक्ति प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस नेता प्रयागराज जाकर महाकुंभ में स्नान करेंगे। वो स्नान और पूजन के बाद भाजपा सरकार की सामाजिक समरसता विरोधी नीतियों पर चर्चा करेंगे और इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी के भी प्रयागराज पहुंचने की संभावना है। इसके लिए महाकुंभ में चल रहे सेवा दल के शिविर में भी व्यापक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस की ओर से महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। महाकुंभ में हुए हादसे के बाद कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी जांच रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें सरकारी मशीनरी पर लापरवाही का आरोप लगाया था। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में पार्टी के तमाम नेता 19 को प्रयागराज पहुंचेंगे और ये सभी प्रदेश मुख्यालय से बस से रवाना होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार को बीजेपी कठपुतली की तरह बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया और बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए में सहज हो ही नहीं सकते। नीतीश एनडीए में असहज हैं और नीतीश की जो विचारधारा है, जो उनकी राजनीति है, उसके अनुसार वो एनडीए में कभी भी कंफर्टेबल नहीं रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी कठपुतली की तरह रखना चाहती है, जो नीतीश को स्वीकार नहीं होगा। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि नीतीश कुमार को लेकर कांग्रेस तब तक कुछ नहीं सोचेगी जब तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जब नीतीश का बीजेपी से मोह भंग होगा तब कांग्रेस उनके बारे में सोचेगी। अभी तो यही सोचकर चल रहे हैं कि सीएम नीतीश से सीधे तौर पर लड़ना है। जब सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह से पूछा गया कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होंगे तो क्या आप उनको महागठबंधन में लेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर। बता दें कि इससे पहले लालू यादव ने कहा कि हम बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मनोज झा का चुनाव आयोग पर कटाक्ष, कहा इनका काम केवल शेर व शायरी करना है। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा ने शनिवार को देश के विकास में बिहार के लोगों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने IANS से बातचीत में इस बात पर जोर दिया कि अगर बिहार के लोग एक दिन भी काम करना बंद कर दें तो देश की धड़कन रुक जाएगी। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कहने पर राज्य में फर्जी तरीके से मतदाता सूची में बिहार के लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और दिल्ली में बीजेपी ने इसी तरह जीत हासिल की, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं चलेगा। इसी को लेकर मनोज झा ने यह बयान दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव आयोग पर इससे पहले भी कई तरह के गंभीर आरोप लग चुके हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में भी इस तरह की शिकायतें आई हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाकुंभ में 2 दिनों के लिए नई व्यवस्था लागू, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगा सकते हैं संगम में डुबकी। जी हाँ दोस्तों, वीकेंड को देखते हुए मेले में शनिवार से 2 दिनों के लिए नो व्हीकल जोन व्यवस्था लागू कर दी गई है और इसके तहत संपूर्ण मेला क्षेत्र में प्रशासकीय और चिकित्सीय वाहनों को छोड़कर अन्य किसी भी तरह के वाहन पर रोक रहेगी। दोस्तों, महाकुंभ पूरे मेले क्षेत्र में 2 दिनों के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। कुंभ में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मेला प्रशासन ने 48 घंटे के लिए पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर वार, आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार को घेरा, तेजस्वी को लेकर कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। बिहार में अब पोस्टर वार शुरू हो गया है। आरजेडी ने पोस्टर के जरिए सीएम नीतीश कुमार को घेरा है। दरअसल ये पोस्टर पटना में आरजेडी प्रदेश कार्यालय के बाहर लगाया गया। इस पोस्टर में पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव को एक घोड़े पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार एक कछुए की पीठ पर बैठे नजर आ रहे हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी पर जमकर बरसे अखिलेश, कहा महंगाई के लिए बीजेपी जिम्मेदार, यह आंकड़ों में भी बोलते झूठ, 75 दिन का किया जाए कुंभ मेला। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी दफ्तर में शनिवार को मशहूर शायर मिर्जा गालिब की प्रसिद्ध मसनवी चिरागे दैर पर आयोजित कार्यक्रम से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रसिद्ध कवि और लेखक उदय प्रताप की सराहना की और योगी सरकार को जमकर घेरा। अखिलेश यादव ने बजट को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ऐसी कोई नीति नहीं बना रही है जिससे औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की वेबसाइट पर भी इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी उपलब्ध नहीं है, जिससे निवेशकों को समस्याओं का सामना करना
करना पड़ रहा है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम और मंत्री पद को लेकर बीजेपी में जबरदस्त फूट, आम आदमी पार्टी नेता आतिशी का दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने शुक्रवार को कहा कि पोर्टफोलियो आवंटन को लेकर भाजपा विधायकों के बीच आंतरिक कलह जारी है। उन्होंने पार्टी पर अपने चुनावी वादों को पूरा करने से बचने के लिए बहाने बनाने का आरोप लगाया। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आतिशी ने दावा किया कि भाजपा नेता सार्वजनिक धन का दोहन करने के लिए मंत्री पद को लेकर झगड़े में लगे हुए हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि भाजपा का अपने चुनावी घोषणा पत्र में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का कोई इरादा नहीं है। आतिशी ने कहा कि हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि भाजपा वादों को पूरा करने में विफलता के लिए आम आदमी पार्टी को दोषी ठहराने की योजना बना रही है। वो दावा करेंगे कि दिल्ली सरकार के पास पिछले आम आदमी पार्टी प्रशासन के कारण पैसा नहीं है।